और अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सैटेलाइट तस्वीरों से इजराइल पर दावा किया गया है 12 दिन के युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के हमले से 5 इजरायली बेस तबाह हुए हैं। ओरेगोन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह दावा किया गया है इजराइल का एक एयरबेस भी तबाह हुआ है। ये अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। और इसी के साथ ही खमेनेई कहां है कोई नहीं जानता है। ईरान का परमाणु मिशन किस गुप्त ठिकाने पर चल रहा है यह भी कोई नहीं जानता है। बस ईरान में जो हो रहा है उसे यह तय माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा है और डरने की जगह इजराइल को धमकी दे रहा है। ईरान से IAEA की टीम को निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर ईरान खुली चुनौती दे रहा है। अब कल का दिन बेहद अहम है। कल मुहर्रम की 10वीं है और माना जा रहा है कि इसे दिन ईरान परमाणु परीक्षण करेगा और खमेनेई भी ईरान के परमाणु शक्ति बनने की घोषणा करके दुनिया के सामने नजर आ जाएंगे। उम्मीद तो यही है कि रविवार को ईरान के हिस्से में यूं ही उठेगा धूल का गुबार। एक जोरदार धमाके से कांपने लगेगी जमीन और जब सब कुछ थमेगा शायद उसी समय दिखेगा कई दिनों से गायब ये चेहरा। ईरान से रविवार को 2 बड़ी खबर आ सकती है। माना जा रहा है कि एटमी टेस्ट को खमेनेई की हरी झंडी मिल चुकी है और इस टेस्ट के साथ लंबे समय से सीक्रेट ठिकाने पर रह रहे खमेनेई बड़े ऐलान के साथ सामने आ सकते हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का खुफिया तंत्र भी खमेनेई के सीक्रेट प्लान के आगे फेल है। खमेनेई जमीन के नीचे हैं या फिर समुद्र की गहराई में। ईरान को लेकर इस वक्त 2 रहस्य हैं। पहला ये कि परमाणु मिशन का सीक्रेट ठिकाना कहां है, फोर्दो और नतांज से मशीनें कहां भेजी गईं, और दूसरा ये कि खमेनेई कहां है। सीज फायर के बावजूद वो सामने क्यों नहीं आए। ईरान का यह प्लान गजब है। कोई भी देश दूसरों को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करता है, बयानबाजी करता है, लेकिन खमेनेई गायब होकर अपने दुश्मनों को डरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति मान रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी झटका लगा है, लेकिन वो एक अलग जगह पर काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ईरान ना तो निरीक्षण के लिए सहमत है और ना ही संवर्धन को छोड़ने के लिए। अमेरिका जानता है कि संवर्धन का काम जारी है, लेकिन कहां से यह कोई नहीं जानता। माना जा रहा है कि ईरान अचानक खुद को परमाणु शक्ति देश घोषित कर सकता है और इसके लिए परमाणु टेस्ट होगा। ईरान का हौसला दूसरे शिया देश भी बढ़ा रहे हैं। शियाओं की एकता बढ़ती जा रही है। ईरान अब अकेला नहीं है। ईरान के साथ शिया बहुल देश हैं। इराक, अजरबैजान, लेबनान, बहरीन, यमन जैसे देश अब यहूदियों के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। शिया देशों में नजदीकी बड़ी है, सभी ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान के एटमी मिशन को शिया देशों का समर्थन मिल रहा है। इससे ईरान का हौसला और बढ़ा है और ईरान अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। ईरान लगातार बड़े फैसले ले रहा है। शुक्रवार को IAEA की टीम को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तेहरान से टीम को निकाला गया। IAEA की टीम विमान से सुरक्षित वियना पहुंची है। ईरान में अब किसी इंटरनेशनल एजेंसी की निगरानी टीम नहीं है। IAEA से जुड़ी जिस टीम पर ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, उसे देश से बाहर कर दिया गया है।
यानी अब कोई इंटरनेशनल एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकती है। ईरान के इस कदम से साफ है कि अब किंतु परंतु जैसे तमाम सवालों का अंत हो चुका है। ये तय है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। IAEA से हटना यूएस को चुनौती है। ईरान अपने इरादे से पीछे नहीं हटा है। सोमवार को ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। ईरान को लेकर इसी बैठक में फैसला हो सकता है, लेकिन हो सकता है परमाणु परीक्षण एक दिन पहले यानी रविवार को ही हो जाए। मोसाद को ईरान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिकी एजेंसी CIA भी सीक्रेट ठिकाने का पता नहीं लगा सकी है। सुरंगों के जाल के बीच ईरान का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोसाद चीफ ने फिर दावा किया है कि वो ईरान के खतरे को बढ़ने नहीं देंगे और हर जरूरी एक्शन लेंगे, लेकिन ईरान पर इजराइल फिर हमले की हिम्मत करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ईरान युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और एटमी परीक्षण से पहले धमकी ऐसी है जैसे ईरान एटम बम बना चुका है। IRGC ने कहा है हमला हुआ तो ईरान किसी निश्चित दायरे में पलटवार नहीं करेगा। ईरान किसी भी रेड लाइन का पालन नहीं करने वाला। हमला करने वाले अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि ईरान प्रतिबंधित और बहुत विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करेगा और ये परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। मुहर्रम की 10वीं को खामनेई के सामने आने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि 36 घंटे पहले खामनेई के प्रकट होने के दावे किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा है कि खामेनेई की खबर भले ही किसी के पास ना हो, लेकिन वो हर खबर रख रहे हैं। ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हो रहा है। दावा है कि ईरान की एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट की स्क्रीन पर खामेनेई अचानक देखे गए। दावा है कि कैमरे से ही खामेनेई ने एटमी मिशन का जायजा लिया। खामेनेई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैज्ञानिकों को निर्देश दिया। इससे जाहिर हो रहा है कि कहीं खामेनेई का सीक्रेट मुख्यालय है जहां से सभी फैसले लिए जा रहे हैं। खामनेई के मॉनिटर पर दिखने की खबर से साफ पता चल रहा है कि वो जहां भी हैं, वहां से कहीं भी संपर्क साधा जा सकता है। वहां से किसी भी प्रकार का संदेश जा सकता है, लेकिन उस जगह को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। अब सवाल है कि क्या खामनेई किसी सबमरीन में है? क्या पनडुब्बी से सेना को संदेश दे रहे हैं? क्या समुद्र ही खामनेई का ठिकाना है? सुपर प्राइम टाइम की अगली रिपोर्ट में इस राज से पर्दा उठने वाला है। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि इजराइल का बारूद बेकार गया है। अमेरिकी बंकर बस्टर बम भी बेकार हुए। B-2 बॉम्बर की इतनी दूर तक उड़ान, इजराइल में मौजूद ये खंडहर नुमा इमारतें, इतना सब कुछ होने के बावजूद सच यही है कि ईरान का परमाणु मिशन नहीं रुका और परीक्षण करके जल्द ईरान अपनी ताकत दिखाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान के CDS मोसावी की धमकी, इजराइल ने हमला किया तो तबाही होगी। सीज फायर की वजह से बचा हुआ इजराइल। क्या ईरान और इजराइल में एक और जंग निकट आ गई है? क्या कुछ ही घंटों बाद अरब में नया बारूदी संग्राम शुरू होने वाला है? क्या अरब का समीकरण बदलने वाला ये युद्ध 24 घंटे बाद कभी भी शुरू हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान ने रूस और चीन की मदद से बड़ी और लंबी जंग की तैयारी कर ली है। सवाल यही है कि आखिर खामेनेई और उनकी सेना का ब्लूप्रिंट क्या है? इस रिपोर्ट में आपको इन्हीं तमाम सवालों का जवाब मिलने जा रहा है।
6 जुलाई 2025। इस दिन मुहर्रम है, यानी शिया मुसलमानों का त्योहार। यह त्योहार ईरान के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश है। 6 जुलाई 2025। इस तारीख को ईरान में मुहर्रम का मातम मनाया जाएगा। मुहर्रम खत्म होगा और इसी के साथ अरब में एक नई जंग आरंभ हो सकती है। 6 जुलाई 2025। इस दिन के बाद ईरान इजराइल पर किसी भी वक्त धावा बोल सकता है। ईरानी सेना तेजी से जंग की तैयारी कर रही है। ईरान की तैयारियां इस बात का ऐलान कर रही हैं कि इस बार ईरान आर पार के मूड में है। ईरानी सेना की गतिविधियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि ईरान और इजराइल में 6 जुलाई के बाद कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका क्यों बढ़ गई है, खामनेई और उनकी सेना का प्लान क्या है, ये समझिए। ईरान में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो गया है। तेहरान में 4 जुलाई को जुमे की नमाज हुई। नमाज के बाद नेतन्याहू और ट्रंप की मौत का फतवा जारी हुआ। ईरान के धर्म गुरुओं ने ऐलान किया है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान पर हमला कर अजीम गुनाह किया है। अब इन दोनों को ईरान सजाए मौत देगा। ईरान और इजराइल में 12 दिनों की जो जंग हुई थी, उसमें ईरानी प्रॉक्सी पूरी तरह से शांत था। ईरानी प्रॉक्सी ने ना तो इजराइल पर हमले किए, ना ही अरब में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट किया। ईरानी प्रॉक्सी की इसी खामोशी पर पूरी दुनिया हैरान थी। उस वक्त प्रॉक्सी का एक्शन क्यों नहीं देखा था, इसका कारण अब पता चला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने प्रॉक्सी को हमले न करने का आदेश दिया था। ईरान की कुद्स फोर्स ही सभी प्रॉक्सी को कंट्रोल करती है। प्रॉक्सी को पैसे और हथियार मुहैया करवाने का काम कुद्स फोर्स के पास ही है। कुद्स फोर्स के चीफ के आदेश पर ही प्रॉक्सी संगठन शांत रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के बाद ईरान ने हथियार सप्लाई कर अपने सभी प्रॉक्सी को तैयार कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बार इजराइल पर ईरानी सेना के साथ साथ ईरान के सभी प्रॉक्सी एक साथ मिलकर बारूदी धावा बोलेंगे। इजराइल और ईरान में फिर से जंग की भावना क्यों बढ़ गई है? ईरान ऐसा क्या कर रहा है जिससे लग रहा है कि मुहर्रम के बाद ईरानी सेना इजराइल पर हमला कर सकती है? अब आपको यह भी समझ लेना चाहिए, ईरान ने चीन से 40 लड़ाकू विमान खरीद लिए हैं। ये विमान तेहरान को डिलीवर भी हो गए हैं। हवाई हमलों को रोकने के लिए ईरान ने रूस और चीन से एयर डिफेंस मंगा लिए हैं। इतना ही नहीं, रूस और चीन के रडार भी तेहरान पहुंच चुके हैं। ईरानी सेना इन एयर डिफेंस और रडार की हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर तैनाती कर चुकी है। रिपोर्ट तो यह भी आई है कि ईरान ने लॉन्चर पर सैकड़ों मिसाइलें भी तैनात कर लिए हैं और इसके साथ ही ईरान ने हूती समेत अपने सभी प्रॉक्सीज को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ईरानी सेना इजराइल पर ऑल राउंड अटैक करने की तैयारी में है। तैयारी पूरी हुई तो ईरान की तरफ से गर्जना शुरू हो गई। ईरानी सेना से लेकर राष्ट्रपति तक इजराइल और अमेरिका को धमकियां दे रहे हैं। IRGC ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान पर फिर से हमला हुआ तो ईरान किसी भी रेड लाइन का पालन नहीं करेगा। यानी ईरान ऐसा बदला लेगा जिसकी कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की होगी और ना ही डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान ने इजराइल को जो सबक सिखाया है वो तो ट्रेलर भर है। अब की बार ईरान विनाश की असली फिल्म रिलीज करेगा।
ईरान की तरफ से हमले की यह गर्जना तब होने लगी जब ईरान ने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया। इतना ही नहीं, रूस और चीन से फाइटर जेट और हथियारों की बड़ी खेप मंगवा ली है। अब ईरान रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए तैयार है। ईरान ने अपने प्रॉक्सी को भी हमले के लिए तैयार किया तो यमन के हूती का आधिकारिक बयान जारी हो गया। हूती चीफ ने कहा है कि हूती के लड़ाके किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार हैं। हूती के साथ साथ ईरान ने इराक में मौजूद अपने सभी प्रॉक्सी को भी अलर्ट कर दिया है। इसी के बाद माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त नई जंग छेड़ सकता है। दरअसल 12 दिनों की जंग में ईरान इजराइल की ताकत और कमजोरी पहचानने में सफल रहा। इतना ही नहीं, इस जंग में ईरान को अपनी कमियों का भी पता चला। ईरानी सेना ने अपनी कमियों को दूर कर लिया है। अब ईरान अपने प्रतिशोध के लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल और अमेरिका के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया है। ऐसे में ईरान को पता है कि इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से उस पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए ईरान ने अब की बार अपनी पूरी ताकत से जवाब देने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि मुहर्रम के बाद इजराइल और ईरान में जंग का दूसरा राउंड शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायली सरकार और सेना में मतभेद की खबर आ रही है। नेतन्याहू और CDS के बीच तीखी बहस हुई है। गाजा खाली कराने के मुद्दे पर यह तकरार हुई है। खामेनेई की तलाश में इजराइल की खुफिया एजेंसी भी जुटी है और अमेरिका की भी, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जबकि अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतना धमकाने के बाद, एटमी ठिकानों पर हमले के बाद भी परमाणु कार्यक्रम नहीं रुका। अब एक ही रास्ता है, खामेनेई का खात्मा। अगर खामेनेई को ढूंढकर खत्म कर दिया गया तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक सकता है। लेकिन खामेनेई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका से टकराकर वो अरब के खलीफा बनना चाहते हैं और इसकी तैयारी उन्होंने 36 साल पहले शुरू कर दी थी, जब वो ईरान की इस्लामिक क्रांति में शामिल हुए थे। तब से अब तक खामेनेई का साम्राज्य लगातार बढ़ता गया है, जिससे अमेरिका को भी बेचैनी होने लगी है। खामेनेई कहां है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन खामेनेई के खौफ ने इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाई हुई है। खामेनेई को ना FBI ढूंढ पा रही, खामेनेई को ढूंढ पाने में मौसाद भी नाकाम है। CIA का नेटवर्क भी खामेनेई को तलाश नहीं कर पा रहा। शिन बेट का खुफिया तंत्र भी खामेनेई के सामने फेल हो गया। MI6 को भी नहीं पता कहां है खामेनेई। खामेनेई आखिर कहां है? क्या वो देश में हैं या फिर देश छोड़कर चले गए हैं? आखिर उनके संदेश कहां से आ रहे हैं? खामेनेई मोसाद पेंटागन के लिए एक रहस्य बन गए हैं। आखिर उनका रहस्य जाल टूटता क्यों नहीं है? दो थ्योरी सामने आ रही हैं। खामेनेई अगर ईरान में हैं तो वो किसी खुफिया जगह पर बंकर में छुपे हैं, या फिर खामेनेई देश छोड़कर चले गए हैं तो वो ईरान से बाहर कहीं सबमरीन में छिपे हुए हैं, वहीं से अपने संदेश प्रसारित कर रहे हैं। दरअसल खामेनेई की शख्सियत बेहद निर्भीक है और अब से नहीं, इस्लामिक क्रांति के वक्त से ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ऐसे ही हैं। तभी तो आज खामेनेई के पीछे पूरी दुनिया का शिया समुदाय हो गया है। यानी खामेनेई अगर खुद से अमेरिका से युद्ध का ऐलान कर दें तो दुनिया के तमाम शिया उनके पीछे कुर्बानी देने को निकल सकते हैं। शिया देश आंख बंद करके खामेनेई का हर फैसला मान सकते हैं।
दुनिया भर में शिया मुसलमानों की आबादी करीब 20 से 25 करोड़ है, जो दुनिया में कुल मुसलमानों के 10 से 12% है। दुनिया भर में कुल मुस्लिम आबादी 2 अरब के आसपास है। अगर बात करें शिया बहुल देशों की, तो ईरान, जहां 95% आबादी शिया मुसलमानों की है, इराक, जहां 75% शिया हैं, बहरीन में करीब 70% शिया और अजरबैजान में करीब 65% शिया मुस्लिम हैं। दुनिया के हर महाद्वीप में शिया मुस्लिम हैं, जबकि 90 से ज्यादा देशों में शिया मुस्लिम रहते हैं। यानी खामनेई के समर्थन में 90 देशों में आवाज एक साथ उठाई जा सकती है। इसी के दम पर अयातुल्ला खामनेई सीधे ट्रंप को ललकार रहे हैं। उन्हें मौत का डर नहीं है, क्योंकि खामनेई कह चुके हैं ईरान के लिए कुर्बान हो जाने के लिए तैयार हैं। मेरी शहादत कई और खामनेई को तैयार करेगी। वैसे भी खामनेई ने जैसे इजराइल और अमेरिका का मुकाबला किया है, उससे साफ है कि अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है। खामनेई का खात्मा अगर कर भी देता है, तो ईरान के अस्तित्व को खत्म नहीं कर पाएगा। इसी जिद की वजह से ईरान परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। खामनेई ने परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करने का आदेश दे दिया है, जबकि अमेरिका वार्ता के लिए तैयार है, जिसे भी खामनेई ने दरकिनार कर दिया। एक तरीके से ईरान पर खामेनेई का पूर्ण नियंत्रण है। अपनी ताकत और वर्चस्व का इस्तेमाल वो विरोधियों को दबाने में करते हैं और इस दौरान संपत्ति भी बढ़ती रही है। बताया जा रहा है कि साल 2013 में खामेनेई की दौलत करीब 8,12,000 करोड़ थी, जो अब करीब दोगुनी हो चुकी है, यानी 17,10,000 करोड़। खामेनेई का अकाउंट बैलेंस करीब 42,000 करोड़ बताया जा रहा है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के परिवार में उनकी पत्नी है, जिनका नाम मंसूरे खुजस्ते बेहगेर जाहिद है, और खामेनेई के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है मुज्तबा खामेनेई। उनकी कुल संपत्ति है 25,650 करोड़, जबकि दूसरे बेटे मुस्तफा खामेनेई 85.5 करोड़ के मालिक हैं। तीसरे बेटे मसूद खामेनेई के पास भी 3,420 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। चौथे बेटे मेइसम खामेनेई भी 1,710 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इसके अलावा 2 बेटियों में से बड़ी बेटी बुशरा खामेनेई के पास 855 करोड़ की संपत्ति और छोटी बेटी हुदा खामेनेई के पास भी 855 करोड़ बताए जा रहे हैं। मोसाद के एजेंट पूरे ईरान में खामेनेई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहां हैं कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, खामेनेई का कद बढ़ता जा रहा है। उनके संदेश अरब मुल्कों को एकजुट कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं 13 जून को आखिरी बार खामेनेई सार्वजनिक रूप से देखे गए थे। उस वक्त वो तेहरान में थे। खामेनेई ने 13 जून को लोकेशन बदली थी। उसी दिन वो तेहरान से 24 किलोमीटर दूर नारमक जा पहुंचे। वहां परिवार समेत बंकर में छिपे रहे। नारमक के बाद वो 316 किलोमीटर दूर लाहिजन जा पहुंचे, जो अजोब सागर के पास ईरान का आखिरी शहर है। यहां भी वो बंकर से सेना को फरमान जारी करते रहे। लाहिजन से अजोब सागर के रास्ते 890 किलोमीटर दूर रूस के शहर दागिस्तान सबमरीन से जा पहुंचे। बताया जा रहा है उनके साथ पूरा परिवार भी है। अब वहीं से सेना और दूसरे अधिकारियों के संपर्क में हैं। सभी फरमान वहीं से जारी कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास भर है। खामेनेई के लोकेशन के बारे में मोसाद, शिन बेट और CIA तक को कुछ पता नहीं है। इस्राइल और अमेरिका को डर है खामेनेई कहीं अरब मुल्कों के खलीफा ना बन जाएं, क्योंकि खामेनेई बिना डरे ईरान को फ्रंट लाइन पर ला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर अमेरिका को कोई रोक सकता है तो वो ईरान है, और अभी ईरान की कमान खामेनेई के हाथों में है। और अब समझिए कि खामेनेई के साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। 1989 में अयातुल्ला खुमैनी के बाद खामेनेई सुप्रीम लीडर बने और खामेनेई मर्जाए तकलीद नहीं थे, फिर भी उन्हें उलेमा परिषद का नेता चुना गया। और ऐसे में अब आप ये सुनिए आगे की कहानी। इससे पहले 1981 में खुमैनी के कहने पर उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था।
खुमैनी के कट्टर समर्थक थे खामेनी। 1979 में इस्लामिक क्रांति में वो जेल भी गए थे और राजनीतिक साथ ही रणनीतिकार और धार्मिक विश्वसनीयता की वजह से ही वो लगातार अपने करियर ग्राफ में आगे बढ़ रहे थे। 1989 में सेताद संगठन बनाकर सभी सी संपत्तियों को अधीन किया गया और सेताद एक अर्ध सरकारी संगठन कहा जाता है जिस पर खामेनी का पूरी तरह से नियंत्रण यानी कि कंट्रोल था। धीरे धीरे सेताद अरबों डॉलर के कॉरपोरेट साम्राज्य में बदल गया और सेताद के अंतर्गत जो बातें और शामिल होती हैं महत्वपूर्ण है वो ये कि 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं। सेताद में रियल स्टेट आता है, फार्मा आता है, ऑयल के अलावा टेलीकॉम भी शामिल है। और ऐसे करते करते आगे आप बढ़िए। सेताद को लेकर जो जानकारियां आती हैं वो बताती हैं कि सेताद संसद मीडिया को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। और सेताद पर पूरा कंट्रोल किसका था? वो था आयतुल्लाह खामेनी का, यानी सारी संपत्ति पर खामेनी का ही अधिकार है। खामेनी के पास कितनी संपत्ति है इसके बारे में खामेनी के अलावा कोई नहीं जानता। 1989 से सुप्रीम लीडर बनने के बाद से खामेनी का ईरान पर कंट्रोल बढ़ता गया। खामेनी ने इसके लिए संविधान में संशोधन भी कराए जिसमें IRGC, बसीज फोर्स, सेताद, खुफिया एजेंसी और ईरानी मीडिया को सीधे और पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया। इसके जरिए वो विरोधियों की आवाज दबाते रहे। खामेनी ने उस जेल को भी एक शानदार म्यूजियम में बदलवा दिया जिसमें वो इस्लामिक क्रांति के दौरान 6 बार जेल गए थे। अब जेल का नाम इबरत म्यूजियम है जहां खामेनी की बड़ी प्रतिमा भी है और उनके जीवन के बारे में बताया गया है। यानी खामेनी ने खलीफा बनने का ख्वाब इस्लामिक क्रांति के वक्त से देखना शुरू कर दिया था और वो जानते थे कि अमेरिका से उनका टकराव जरूर होगा। इसलिए वो ईरान को परमाणु शक्ति बनाकर अमेरिका को पीछे ढकेलना चाहते हैं। तभी तो अमेरिका की धमकी और प्रतिबंध के बाद भी खामेनी ने परमाणु कार्यक्रम रोका नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। खार्किव में यूक्रेन का पलटवार हुआ है। फाइटर जेट से बरसाए गए हैं गाइडेड बम। रूसी सेना के कई ठिकाने हमले में नष्ट होने की खबर आ रही है। और अब बात यूक्रेन की, जहां बीते 48 घंटे से रूसी राष्ट्रपति की मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। रूस का प्राइमरी टारगेट कीव है। पुतिन ने यहां तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रिहायशी इमारतें और हथियार फैक्ट्रियों से लेकर यूरोपीय देशों के दूतावास तक को टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि पुतिन के इस भीषण हमले की वजह क्या है? आखिर रूसी राष्ट्रपति कीव को राख बनाकर कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन जंग का सबसे विध्वंसक चैप्टर शुरू हो चुका है। वो दौर जिसमें रूस हो या यूक्रेन, किसी की राजधानी सुरक्षित नहीं। बीते 24 घंटे में रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। पुतिन का टारगेट कीव है तो ज़ेलेंस्की ने मॉस्को को दहलाना शुरू कर दिया है। जंग के सबसे विध्वंसक दौर की शुरुआत रूसी राष्ट्रपति ने 48 घंटे पहले की थी। जिसके बाद से ही यूक्रेन के कीव समेत 6 शहर धधक रहे हैं। रूसी सेना इन शहरों में मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले कर रही है। हर घंटे अटैक किए जा रहे हैं। कीव, ओडेसा, खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिजिया और चेरकासी पुतिन के निशाने पर हैं। यहाँ रिहायशी इमारतें, सरकारी बिल्डिंग, दूतावास, हथियार फैक्ट्री और एयरफील्ड को रूस टारगेट कर रहा है।
ये कीव का वीडियो है जहां एक रूसी ड्रोन रिहायशी इमारत की खिड़की से जा टकराया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। ये वीडियो कीव ओब्लास्ट का है। काला धुआं यहां मौजूद वासिल्किव एयरबेस से उठ रहा है। दावा है कि यहां इस्कंदर मिसाइल से भीषण तबाही मची है। कीव पर जारी हमलों के बीच लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो टनल में शरण लिए हुए हैं ताकि रूस के हमलों से जान बचाई जा सके। रूसी हमले के बाद कीव के कई इलाकों में जबरदस्त आग लगी है, जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर से पानी गिरा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह पर भी रूस ने भीषण बमबारी की है। रूस ने यहां करीब 5 कैप बम गिराए। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार क्रीवी रीह पर कैप बम से हमला किया गया है। दावा है कि कैप बमों को Su-34 फाइटर जेट से गिराया गया। रूस ने यूक्रेन पर 539 ड्रोन, 18 इस्कंदर मिसाइल और 12 किंजल मिसाइलों से हमला किया। युद्ध शुरू होने के बाद से एक दिन में रूस ने इतने बड़े पैमाने पर अटैक पहली बार किया है। रूसी हमलों में जुलियानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वासिल्किव एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा चीनी दूतावास और पोलैंड दूतावास को भी नुकसान की खबरें हैं। दावा है कि रूस के जिस ड्रोन ने चीनी दूतावास को नुकसान पहुंचाया है, उसमें चीन के ही पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ था। दावा है कि पोलैंड के दूतावास को दहलाने के लिए भी रूस ने इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। पोलैंड दूतावास पर हमले की खबर से यूरोप में हलचल बढ़ गई है। युद्ध में ऐसा पहली बार है जब रूस ने किसी देश के दूतावास को टारगेट किया है। हमले को लेकर पोलैंड ने रूसी दूतावास को भेजा पत्र। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमलों का विरोध किया है। साथ ही पोलैंड दूतावास पर हमलों को लेकर जवाब मांगा है। पोलैंड ने इसे वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बताया है। साफ है, बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में तबाही के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। रूस के इन हमलों को डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश माना जा रहा है। दरअसल 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था। इसी दिन रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेनी एक्सपर्ट्स की माने तो पुतिन ने जानबूझकर हमले के लिए इसी दिन को चुना। इसके जरिए पुतिन ट्रंप के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि इन हमलों का परिणाम यूक्रेन युद्ध में यूरोप की आधिकारिक एंट्री हो सकता है, और इस बात की आशंका यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट ने और ज्यादा बढ़ा दी है। दरअसल यूक्रेन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर प्रतिदिन 1000 ड्रोन से हमले की तैयारी में है। ड्रोन का प्रमुख टारगेट यूक्रेन की ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्रियां होंगी। रिपोर्ट में हथियार फैक्ट्रियों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की सलाह दी गई है। लेकिन सवाल है कि पुतिन का लक्ष्य क्या है। वो यूक्रेन को दहलाकर अमेरिका को अपनी शक्ति दिखाकर हासिल क्या करना चाहते हैं, ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद कर दी है। पुतिन इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। गर्मियों में यूक्रेन पर भीषण हमले किए जाएंगे। पुतिन का टारगेट यूक्रेनी हथियारों को तबाह करना है ताकि सेना और लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन पुतिन की रणनीति से अलग यूक्रेन ने रूस पर भीषण पलटवार शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की के इशारे पर यूक्रेनी ड्रोन रूसी शहरों और मिलिट्री साइट्स को दहला रहे हैं। यह मॉस्को का वीडियो है जहां यूक्रेन ने रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री की इमारत को टारगेट किया। यहां ड्रोन के लिए थर्मोबैरिक वॉरहेड बनाए जाते थे। चेबुकसारी में यूक्रेन के 3 छोटे छोटे हथियार प्लांट्स को टारगेट किया। यहां रूसी सेना की जरूरत का सामान बनाया जाता था। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। यहां मौजूद केमिकल प्लांट को तबाह कर दिया, जिसके बाद जबरदस्त आग देखी गई। यह प्लांट भी रूसी सेना से जुड़ा था।
लिपेट्स्क में कई यूक्रेनी ड्रोन स्टेट हाईवे से जा टकराए, जिसकी वजह से कई जगहों पर जाम लग गया। वोरोनिश में यूक्रेन ने बोरिसोग्लिस्क एयरफील्ड को टारगेट किया। बीते कुछ वक्त में यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन ज्यादा वक्त तक रूस में तबाही नहीं मचा सकेंगे। इसकी वजह है रूस का नया लेजर डिफेंस सिस्टम। यह रूस का नया लेजर डिफेंस सिस्टम है। रूस का दावा है कि यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही जलाकर राख कर देगा। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन्स की काट निकाल ली है। अगर यह लेजर डिफेंस सिस्टम वाकई कामयाब होता है तो यूक्रेन के लिए रूसी धरती को दहलाना मुश्किल हो जाएगा, जो जंग में पुतिन की जीत और ज़ेलेंस्की की हार की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस की जंग अब एक ऐसी भीषण जंग में बदलने जा रही है जिसमें रूस को तो नुकसान होगा ही, लेकिन यूरोप भी तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जंग की दिशा बदलने वाली वो स्थिति अब बन चुकी है जिसमें पुतिन सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि सहयोगियों के साथ जंग को विस्तार देंगे, जिसकी भनक यूरोप को लगते ही वहां भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यूक्रेन ने रूस के एयरबेस को टारगेट किया हो। रूस पर सबसे बड़ा हमला रूस के प्रमुख एयरबेस पर हमले के रूप में ही दर्ज है। लेकिन इन हमलों का जवाब इस जंग को किस दिशा में मोड़ेगा, इसका सटीक अनुमान कोई नहीं लगा सका। ऐसी ही स्थिति ठीक इस वक्त भी है। भड़का पुतिन का क्रोध, यूरोप में लेंगे प्रतिशोध। पुतिन का अगला कदम क्या होगा, अनुमान इसी पर लगाया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस अनुमानित कल्पना के आधार पर ही यूरोप ने जंग में उतरने की न सिर्फ तैयारी शुरू कर दी है बल्कि जंग की तरफ बढ़ने के संकेत भी दे दिए हैं। यूक्रेन समर्थित गठबंधन बनाने के लिए यूरोप ने अहम कदम उठा लिए हैं। फ्रांस और ब्रिटेन इस गठबंधन के लिए बैठक आयोजित करने जा रहे हैं। ये बैठक 10 जुलाई को ब्रिटेन में बुलाई गई है, जिसमें युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाने पर चर्चा होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि रूस पर दबाव बनाया कैसे जाएगा? प्रतिबंध लगाकर, यूक्रेन को हथियारों की मदद देकर, या फिर संयुक्त रूप से युद्ध में रूस के खिलाफ उतरकर? इन प्रश्नों का जवाब रूस पर लगाए गए एक आरोप से मिलता है। दरअसल नेटो सहयोगियों ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसे डच और जर्मन खुफिया सर्विस के हवाले से तैयार करने का दावा किया गया है। और रिपोर्ट यह है कि रूस यूक्रेन में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। यानी नीदरलैंड्स और जर्मनी का दावा है कि रूस क्लोरोपिक्रिन जैसे प्रतिबंधित रसायन का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। और इसी दावे के बाद रूस के खिलाफ युद्ध की संयुक्त तैयारी शुरू हो गई, जिसमें 10 जुलाई को बुलाई गई बैठक पहला संयुक्त कदम होगा। लेकिन रूस के खिलाफ तैयार कदम क्या है, इसे भी देख लीजिए।
जर्मनी ने यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जर्मनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूएस से खरीदने पर विचार कर रहा है, तो वही 7 नेटो ब्रिगेड के लिए 1000 लेपर्ड 2 टैंक खरीद की योजना भी बनाई है। यही नहीं, 2500 बख्तरबंद वाहनों की खरीद के लिए भी तैयारी हो चुकी है। एक रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि जर्मनी नेटो ब्रिगेड बनाने और यूरोप को फिर हथियार बंद करने का मुख्य कारण रूस को बनाना चाहता है, ताकि समर्थक एकजुट हो जाएं। लेकिन प्रश्न इस समय यूक्रेन की स्थिति पर है, उसका क्या होगा? ज़ेलेंस्की के इस बयान के 2 मतलब निकलते हैं, जो बताते हैं कि इस समय कीव सबसे बड़े संकट में घिरा है। पहला मतलब ये कि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं, और दूसरा मतलब ये कि ज़ेलेंस्की को ट्रंप से मदद का भरोसा मिल गया है। तो क्या ट्रंप अपना रुख बदलकर पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? इस सवाल का जवाब रूस के समर्थन में जुटने वाली ताकतों से मिलता है, जिसमें चेहरा है चीन के विदेश मंत्री वांग यी। जिन्होंने ईयू के राजनयिक से 2 टूक कह दिया है कि चीन ये कतई मंजूर नहीं करेगा कि रूस जंग हार जाए। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का पूरा ध्यान चीन पर होगा। और वांग यी के इस बयान का सीधा मतलब है कि जरूरत पड़ने पर चीन भी रूस के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका के खिलाफ जंग में उतर सकता है। लेकिन क्या रूस के साथ सिर्फ अकेला चीन होगा? लुकाशेंको का बयान बताता है कि युद्ध के विस्तार में अगर रूस का पहला सहयोगी कोई होगा तो वो बेलारूस होगा, जहां रूस के सैन्य बेस ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियार भी हैं, जिसके टारगेट पर बाल्टिक देश लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया होंगे। और इससे भी हैरान करने वाला बयान है पुतिन के एक करीबी का, जो जर्मनी में रेडिएशन पर खुलेआम चर्चा कर रहे हैं, जो बताता है कि रूस इस जंग को न्यूक्लियर तबाही में भी बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप पर एटमी रेडिएशन का अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यह खतरा तब मंडराने लगा जब रूस और यूक्रेन में ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। रूस परमाणु पावर को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रख लेना चाहता है, तो यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त हमला कर प्लांट को रूस के कब्जे से मुक्त करवाना चाहती है। विस्फोट की वजह से पावर प्लांट में ब्लैकआउट हो गया है और यही वजह है कि पूरे यूरोप में महाविनाश की आशंका बढ़ गई है। इस वक्त न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि संपूर्ण यूरोप पर विनाश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ेपोरिजिया की वजह से यूरोप में ऐसी तबाही आ सकती है कि हजारों लाखों जानें जा सकती हैं। यूरोप पर परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यूरोप पर परमाणु विनाश का यह खतरा तब मंडराने लगा जब परमाणु पावर प्लांट को लेकर रूस और यूक्रेन में नई जंग छिड़ गई। दरअसल ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट अभी रूस के कब्जे में है। रूस इस प्लांट को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। युद्ध विराम के लिए रूस ने जो शर्तें रखी हैं, उसमें एक शर्त यह भी है कि वो ज़ेपोरिजिया प्लांट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन यूक्रेन ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब इस प्लांट पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। रूस और यूक्रेन दोनों वार पलटवार कर रहे हैं। अब ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट से डराने वाली रिपोर्ट आई है। हमले की वजह से प्लांट को बिजली सप्लाई करने वाली लाइन तबाह हो गई है। इसके बाद से ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट में ब्लैकआउट है।
रिएक्टर को कूल रखने के लिए इमरजेंसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि पावर लाइन रूस के हमले की वजह से ध्वस्त हुई। हालांकि इस बारे में रूस ने अब तक कुछ नहीं कहा है। उधर यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि धमाके से पावर लाइन बर्बाद हुई है। इस कारण परमाणु पावर प्लांट को बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है। IAEA की इसी रिपोर्ट से यूरोप टेंशन में है। अगर जल्दी प्लांट की बिजली बहाल नहीं हुई, अगर इमरजेंसी जनरेटर के डीजल खत्म हुए, तो एटमी रिएक्टर की कूलिंग बंद हो जाएगी। कूलिंग बंद हुई तो ऐसा एटमी धमाका होगा जिसकी जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। रिएक्टर के बर्बाद होने पर पूरे यूरोप में परमाणु रेडिएशन फैल जाएगा। लाखों जानें जाएंगी। चेरनोबिल से भी बड़ी तबाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ट्रंप का महत्वाकांक्षी बिल अब कानून में बदल गया है। इस कानून का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल। ये वही कानून है जिस पर ट्रंप और मस्क के बीच ठन गई थी, लेकिन अब ये अस्तित्व में आ चुका है, वो भी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर। आखिर कैसे ट्रंप ने बनाया इस पल को खास, देखिए इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस का ये माहौल देखकर हर किसी के जहन में पार्टी या उत्सव की तस्वीर ही उभरेगी। लेकिन इस माहौल की सच्चाई आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये आयोजन है एक ऐसे बिल को कानून का रूप देने का जो ट्रंप की महत्वाकांक्षा पूरी होने का जश्न बन गया। इस आयोजन का नाम है पिकनिक समारोह। बिग ब्यूटीफुल बिल बन गया कानून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में आयोजित पिकनिक के दौरान टैक्स राहत और सरकारी खर्च में कटौती से संबंधित विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल पर हस्ताक्षर कर दिए और इस दस्तखत के साथ ही वन बिग ब्यूटीफुल बिल कानून बन गया, जिसे ऐतिहासिक कदम के रूप में स्थापित करने के लिए समारोह को बेहद खास बनाया गया। यही वजह है कि बिल के कानून में बदलने के बाद आसमान पर यूएस एयरफोर्स के B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी, जिसे गार्ड कर रहे थे अमेरिका के घातक प्लेन F-35 और F-22 रैप्टर, जिनकी सलामी ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने स्वीकार की।